हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटर्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बिल्कुल ध्यान रख रहे होंगे, आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही स्मूथली चल रही होगी। आज जो हम लोग लेके आ रहे हैं वो है एक नई सीरीज जिसमें कि जीपैट के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑनलाइन, जो भी एनटीए जो करा रहा है खास करके, कि क्या पैटर्न रहा है, किस टॉपिक से किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं और किस डेप्थ तक। तो पढ़ाई के साथ साथ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना और साथ साथ क्वेश्चंस की भी नए प्रैक्टिस करना ये बहुत जरूरी होता है जो लोग जीपैट 2021 के लिए अभी पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा ताकि आपके क्वेश्चन के साथ साथ और भी टॉपिक तैयार होते रहें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की स्वीटनेस टू सैकरिन। एक तरफ है सुक्रोज, एक तरफ है सैकरिन, यही तो। सुक्रोज आपका बेसिकली एक नेचुरल स्वीटनर की तरह काम करता है, आपको पता होगा नेचुरल स्वीटनर की तरह काम करता है ये। और सैकरिन क्या है? आर्टिफिशियल। पहला सवाल तो यहीं से हम लोग समझ लेते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है, अब हम लोग जरा आते हैं कि कितनी। देखिए जो सैकरिन होता है वो 500 टाइम्स, 500 गुना मीठा होता है किसके तुलना में? सुक्रेज की तुलना में। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन? 1:100 नहीं होगा, 1:200 नहीं होगा, 1:500 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कैसे? क्योंकि सुक्रोज अगर 1 गुना है तो सैकरिन कितना है? 500 गुना है। समझ गए आप? अगर ये 1 टाइम्स है तो ये 500 टाइम्स है। So what will be the correct option? 1:500 will be the correct option. अदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है हमारे लिए? सैकरिन एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। कहां यूज किया जाता है? मान लीजिए जैसे हम लोग, ये सुक्रोज कहां है? अब अलग हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं जरा। सुक्रोज, सुक्रोज एज बेस यूज होता है कहां पर? सिरप में। समझ गए? जितने भी आपके सिरप आते हैं उसमें मीठापन करने के लिए सिरप में सुक्रोज एज अ बेस वी आर यूजिंग। अंडरस्टैंड? बट what will happen if any patient is diabetic in nature? अगर डायबिटीज है, उसको सर्दी की प्रॉब्लम है, जुकाम की प्रॉब्लम है, खांसी आ रही है, उसको सिरप देना है हमें। सो डायबिटीज पेशेंट में ऑलरेडी ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, सिरप में जो सुक्रोज डाला हुआ वो भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहा है। सो व्हाट इज द ऑप्शन? So option is in the form of artificial sweetener. What basically they do? They give you the idea of, they give you the taste of that particular sweetness in comparison to sucrose, but they don't increase the level of blood sugar. Understand? कहने का मतलब है कि वो आपको मीठेपन का एहसास तो दिलाएंगे, बट दे विल नॉट इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। अंडरस्टैंड? सो दैट इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट, वी आर मूविंग अहेड। थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लेनेशन इसके बारे में देखते हैं। लगे हाथ। देखिए इस तरीके से सवाल आपके एक के साथ साथ चार चार सवाल तैयार हो रहे हैं। तो मैनिटॉल कितना होता है? 72% एज स्वीट एज सुक्रोज, जबकि सैकरिन क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर है, 500 टाइम्स स्वीट है देन सुक्रोज। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि बिटर आफ्टर टेस्ट एंड कार्सिनोजेनिक होता है ये सैकरिन। ठीक है, एस्पार्टम, सैकरिन से एस्पार्टम को रिप्लेस आप सॉरी एस्पार्टम से रिप्लेस कर सकते हो सैकरिन को। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्टेबिलिटी फैक्टर यहां पे आ जाता है मॉइस्चर की वजह से। ठीक है, तो ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह यूज हो रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो पिछला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वो टैबलेट की वीडियो में है, जो टैबलेट की मैंने पहले वीडियो डाली हुई है उसमें ये देख लीजिएगा। ये सब जीपैट के आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, जीपैट 2020, जीपैट 2019 की। सो पाइरोजेंस प्रेजेंट इन कंटेनर और डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग द कंटेनर्स एट। सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये बात कर रहा है किसकी? ऑटोक्लेविंग की। ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग क्या है? एक फिनोमिना है ऑफ स्टेरिलाइजेशन।
अंडरस्टैंड? सो जो मैंने स्टेरिलाइजेशन की वीडियो डाली हुई है उसमें ऑटोक्लेविंग आपको पढ़ना है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ऑटोक्लेविंग कितने पे होती है? 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट एट 15 psig प्रेशर। गॉट द पॉइंट? तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें 30 मिनट है, नहीं ऑप्शन है। 1 घंटे नहीं सही है, ये डिग्री सेल्सियस नहीं सही है, ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम क्वेश्चन के बारे में देखिए, यहां लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन और जीपैट में पूछा गया है, अभी और एक्सप्लेनेशन समझते। देखिए वही सेम क्वेश्चन है लेकिन किस तरीके से पूछा गया है। ये जीपैट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। कंटेनर्स में बी रेंडर्ड फ्री फ्रॉम पायरोजेंस एडिक्वेटली क्लीनिंग बाई। So what I have told you in previous question explanation, autoclaving at 121 degrees Celsius for 15 minutes. Understand? See, the same question they have asked, but in a different way. So what would be the correct explanation? Moving ahead on. देखिए, ये मैं बिल्कुल स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जो मैंने वीडियो पढ़ाई हुई है। तो कहने का ये मतलब है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक, वॉट एवर द टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू, या वॉट एवर द वीडियोज हैज been uploaded on the website, on the YouTube, in my channel, we are moving ahead in the right direction. Understand? So moist heat को ही बोलते हैं autoclaving, ठीक है। और मैकेनिज्म अगर इसकी पूछी जाए कि किस मैकेनिज्म पे काम करता है, इट इज कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ सेल प्रोटीन। अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द क्राइटेरिया? 121 डिग्री सेल्सियस, और समटाइम्स दे आस्क इन फारेनहाइट, सो मार्क दिस फारेनहाइट आल्सो। 121 डिग्री सेल्सियस और 250 डिग्री फ़ारेनहाइट एट PSIG पाउंड पर स्क्वायर इंच फॉर 15 to 20 मिनट्स। अंडरस्टैंड? इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं? ऑटोक्लेव। ये आप देख रहे होगे, ठीक है। ये यहां से आपको प्रेशर दिख रहा है, ठीक है। यहां से पूरा आप सेट देख रहे हो। इसको हैंडल को हम लोग ओपन कर लेते हैं, लिड को, ठीक है। किसके लिए करते हैं ये भी सवाल पूछा जाता है। ऑफिशियल इंजेक्शन, जैसे वाटर फॉर इंजेक्शन, कल्चर मीडिया हम लोग बनाते हैं ना, अगार मीडिया। सो अगार मीडिया को कैसे स्टरलाइज करते हैं? ऑटोक्लेविंग से। लेकिन कहां हम ऑटोक्लेविंग नहीं कर सकते? व्हाट इज द लिमिटेशन? तो जैसे एनहाइड्रस मटेरियल, जैसे कि पाउडर या ऑयल, अब यहां पे इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है यहां तक, तो वेपर से ये हो रहा है ना पूरा स्टरलाइजेशन, तो पाउडर वहां का यूज कर सकते हो? नहीं यूज कर सकते। या फिर ऐसे मटेरियल जो कि 150 डिग्री सेल्सियस हीट विथ स्टैंड ही नहीं कर सकते, थर्मोलेबाइल है वो, तो उनके लिए हम ऑटोक्लेविंग नहीं यूज कर सकते। ओके, सो मूविंग अहेड, यहां पे लिखा हुआ है टू ब्रांड्स ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स गिव सेम क्लिनिकल रिजल्ट्स इज टर्म्ड एज। सो ये आपसे इक्विवेलेंस की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो बहुत तरीके की इक्विवेलेंस होती है। इक्विवेलेंस थेरापेटिक होती है, केमिकल होती है, बायो इक्विवेलेंस होती है, फार्मास्यूटिकल होती है। इन सब के मैंने बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। सो बायो इक्विवेलेंस बेसिकली क्या होता है? अब इसमें पूछा गया कि सेम क्लिनिकल रिजल्ट, उसको क्लिनिकल बोलेंगे या फिर बायोइक्विवेलेंस बोलेंगे, या थेरापेटिक बोलेंगे, या फार्मास्यूटिकल बोलेंगे। सो बायोइक्विवेलेंस क्या है? एब्सेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट एंड एक्सटेंट टू विच एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्टिव मोइटी इन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन। कहने का मतलब, कब हम बायोइक्विवेलेंस कब बोलते हैं? जब किसी भी दो ब्रांड का सेम डोज दिया हो, सेम इफेक्ट उसका आ रहा हो, तो क्या होंगे? बायो इक्विवेलेंट। और थेरापेटिक इक्विवेलेंट कब होंगे? जब उनका थेरापेटिक इफेक्ट सेम होगा। तो यहां पे थेरापेटिक इफेक्ट किससे लिया जाता है? क्लिनिकल से। सो व्हाट कुड बी द करेक्ट ऑप्शन? थेरापेटिक इक्विवेलेंस। बायोइक्विवेलेंस इज व्हाट? डोज इज सेम, एक्शन इज सेम, डोसेज फॉर्म इज सेम। अंडरस्टैंड? सो हियर सेम क्लिनिकल रिजल्ट्स, सो थेरापेटिक equivalence will be there. Understand? यहां लिखा हुआ देखिए आप, expected to have the same clinical effect. Got the point? यहां देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्लिनिकल इक्विवेलेंस, क्लिनिकल इक्विवेलेंस नाम की चीज बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, थेरापेटिक इक्विवेलेंस करती है, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, तो ये आंसर होगा इसका थेरापेटिक इक्विवेलेंट। आप वीडियो को पॉज करिए और फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट के बारे में जरा पढ़ लीजिए कि फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट कब होगा, ठीक है। जब सेम ड्रग हो, सेम सॉल्ट हो, सेम मोइटी हो, सेम डोजेस फॉर्म हो, ये सारी चीजें तो आपके फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट के अंदर आते हैं।
नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फॉलोज पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। ये बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लोज पर यूनिट, ब्लड का फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या बोलते हैं? परफ्यूजन रेट। ठीक है, परफ्यूजन क्या होता है? मेजर्ड एज द रेट एट विच ब्लड इज डिलीवर्ड टू टिश्यू और वॉल्यूम ऑफ ब्लड पर यूनिट पर टाइम एज पर यूनिट मास टिश्यू। देख रहे हैं, इसको बोलते हैं परफ्यूजन। रेजिडेंस टाइम किसे कहते हैं हम लोग? रेजिडेंस टाइम कि कितने देर में कोई चीज पेट में, अगर जैसे मान लो गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम हो गया, अगर गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम, तो कितनी देर पेट में कोई चीज रिटेन हो रही है, रुक रही है। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक एम्प्लीफाइंग रेट का मतलब कि किस रेट से पेट जो है स्टमक आपका खाली हो रहा है। ठीक है, एलिमिनेशन रेट का मतलब क्या होता है कि दवा आपने खाई, किस रेट से बॉडी से दवा बाहर एलिमिनेट हो रही है, दैट इज एलिमिनेशन रेट। अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? परफ्यूजन रेट। ये कहां का क्वेश्चन पूछा गया आपसे? बायो फार्मास्यूटिक्स, बायो फार्मास्यूटिक्स 5th सेम में जो आपके सिलेबस में, अगर आप यूपीटीयू के हैं तो। बाकी यूनिवर्सिटीज के बच्चे देख लेंगे किस सेमेस्टर में, तो बायो फार्मास्यूटिक्स। ये देखिए, मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू अ लिक्विड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस तरीके की प्लेट होती है, ठीक है, इसमें जेल भर दिया जाता है, बिल्कुल एगरोज जेल वगैरह, फिर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, चाहे कोई डीएनए मॉलिक्यूल हो, चाहे कुछ भी हो, सैंपल लगा दिया जाता है, वो मॉलिक्यूल यहां से रन होता है, उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं हम लोग, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। वहीं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का मैंने लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ लिक्विड इन रिस्पॉन्स टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ कंड्यूट सच एज मेम्ब्रेन, कैपिलरी ट्यूब और माइक्रोचैनल। अंडरस्टैंड? सो राइट ऑप्शन विल बी इलेक्ट्रोफोरेसिस। अलग इंफॉर्मेशन मैंने क्या बताई कि एगार का जेल हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, किसको सेपरेट आउट करने के लिए? डीएनए को सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको समझना है इसको। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विस्कोमीटर इज यूज्ड फॉर कैरेक्टराइजिंग नॉन न्यूटोनियन फ्लो? तो सबसे पहले आपको नॉन न्यूटोनियन फ्लो जानना पड़ेगा, और ये सवाल कहां से आया? फिजिकल फार्मेसी से पूछा गया, आपके विस्कोसिटी वाले से, विस्कोमीटर से। सो करेक्ट ऑप्शन इज कैपिलरी विस्कोमीटर। न्यूटोनियन फ्लो कौन से होते हैं? द फ्लो दैट इज फॉलोइंग द न्यूटन्स लॉ। अब न्यूटन्स लॉ क्या है आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो। सो करेक्ट ऑप्शन इज कैपिलरी विस्कोमीटर, नॉन न्यूटोनियन फ्लो के लिए। ठीक है, और ये सब किसके लिए हो जाएंगे? न्यूटोनियन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। इसेंशियली हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम प्रोवाइड मैकेनिज्म। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी कहां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा? हॉस्पिटल फार्मेसी में। ये 8th सेमेस्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, रेयर आते हैं, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी उसका मकसद क्या होता है कि ब्रांड को और थेरापेटिक डुप्लीकेशन को रोका जा सके, बस यही सिंपल सा मतलब है। और हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होती है, आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि एग्जैक्टली हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होती है। इसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होता है, या फिर ये क्या होता है कि इसेंशियल मेडिसिन की क्या लिस्ट होती है, कोई क्या होता है, आप मुझे कंफर्म करके बताएंगे जो मैं बता रहा हूं, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। यस, नाउ कमिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस, सी जूरिस्प्रूडेंस इज हाउ मच इंपॉर्टेंट। ये सब जितने क्वेश्चन है, कोई भी फेक क्वेश्चन आर नॉट देयर। ये क्वेश्चन आपको जीपैट 2019, जीपैट 2020 के पेपर में मिल जाएंगे, वहीं से मैंने क्वेश्चन पेपर लिए हैं। ठीक है, तो आप आराम से वहां लिखो। देखो, version of GMP in India that describe requirement of factory premises for the manufacture of cosmetics. Here the word cosmetics and factory premises. So cosmetics की अगर बात की जाए तो that is the schedule M2. देखो schedule M में भी M1, M2, M3 इस तरीके से है, तो अब खाली M पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब ये भी पढ़ना पड़ेगा। सवाल इस लेवल तक पूछा जा रहा है, आप देख रहे हो। पहले हम लोग क्या करते थे, M तक पढ़ के काम चला लेते थे, बट राइट नाउ दे आर आस्किंग इन डेप्थ, सो M1, M2, M3 भी पढ़ना पड़ेगा आपको नाउ। सो अब हम लोग समझ लेते हैं कि M1 किससे है? होम्योपैथिक प्रिपरेशन से। सो M1 इज रिलेटेड टू होम्योपैथिक, M2 इज कॉस्मेटिक्स, M3 इज मेडिकल डिवाइसेस। यानी कि रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर होम्योपैथिक प्रिपरेशन M1,
कॉस्मेटिक्स के लिए M2, मेडिकल डिवाइसेस के लिए M3। और शेड्यूल M क्या होता है? ओवरऑल जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्लांट्स और इक्विपमेंट। पहले जो सवाल पूछा जाता था ये पूछा जाता था। देखिए शेड्यूल M और शेड्यूल T में बड़ा फर्क रहता है। इसमें जीएमपी फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी दिया हुआ है शेड्यूल T में, लेकिन वही शेड्यूल M में क्या दिया हुआ है कि फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्लांट और इक्विपमेंट के जीएमपी की बात कर रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। सो शेड्यूल M इज GMP for factory premises, plant and equipment, while as schedule T is related to GMP for आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। अब M1 क्या है? होम्योपैथिक के लिए, M2 कॉस्मेटिक्स के लिए, M3 मेडिकल डिवाइसेस के लिए। ये आपको याद रखना है। तो मेरा क्वेश्चन को रखने के पीछे ये रीजन है कि डेप्थ में पूछ रहे हैं, आप खाली सरफेस पूछ हम नहीं चलेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग कंसेंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेम कंसेंट्रेशन। इस तरीके के आप लोग विंडोज फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। यहां से अगर ज्यादा होगा तो टॉक्सिक हो जाएगा। इसके बीच का जो लेवल होता है उसको बोलते हैं थेरापेटिक इंडेक्स या थेरापेटिक विंडो, ठीक है। तो व्हाट कुड बी द करेक्ट ऑप्शन? थेरापेटिक इंडेक्स। अंडरस्टैंड? चलिए, सेंटीस्टोक, स्ट्रोक किसकी होती है यूनिट? आपको पता होगा, आपको देख के पता लग गया होगा। सीजीएचएस यूनिट क्या होगी? सेंटीस्टोक किसकी सीजीएचएस यूनिट है? देखो सरफेस टेंशन में तो स्ट्रोक यूज नहीं होता, फ्लूइडिटी में यूज नहीं होता, विस्कोसिटी में यूज होता है या फिर विस्कोसिटी में ही यूज होता है। तो विस्कोसिटी में भी अब दो ऑप्शन है, तो हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। देखिए जब आप जीपैट को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो इसी तरीके से किया जाता है। जब ऑप्शन नहीं आता इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। गॉट द पॉइंट? सो ये नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दिया हमने, ये नहीं है, एलिमिनेट कर दिया। अब हमारा दो ऑप्शन तो हट गए, अब हमारे पास चांसेस बढ़ गए कि 50% चांसेस सही हो जाएंगे। तो विस्कोसिटी होगा, लेकिन विस्कोसिटी में भी इन्होंने रख दिया व्हाट? काइनेटिक विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो काइनेटिक विस्कोसिटी होता है सेंटीस्टोक, सीजीएचएस यूनिट काइनेटिक विस्कोसिटी की, काइनेमैटिक विस्कोसिटी। अंडरस्टैंड? कमिंग ऑन दी क्वेश्चंस, ये ऑर्गेनिक क्वेश्चन का। हाँ, एक चीज आप देखिएगा कि जो जीपैट के पिछले साल का क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उसमें ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री के पोर्शन काफी बढ़ गए हैं, तो इस पे काफी फोकस करना आपको। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी वीडियो में डाल चुका हूं, वहां से 2-3 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। और देखिए जो वीडियो मैंने डाली हुई ना, ये देखो मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन डाला हुआ है नेमिंग रिएक्शन की जो वीडियो डाली हुई है, उससे ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर है NH2NH2 बेस। कौन सी रिडक्शन है ये आपको याद होगा, मैंने जो रिएजेंट वाली वीडियो बनाई, तो ये है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन, अंडरस्टैंड? अब वुल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन है NH-NH2। कैसे है उसको हम लोग समझते हैं जरा। देखिए वुल्फ किस्नर रिडक्शन है, क्या क्या यूज होता है? NH2NH2 स्ट्रॉन्ग बेस, आपको पता है कि NH2NH2 स्ट्रॉन्ग बेस था पिछले में, तो उसमें कार्बोनाइल ग्रुप था, तो CO ग्रुप जो होता है NH2NH2 के साथ रिएक्शन करके CnNH2 हो जाता है, तो NnH2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। तो ऑप्शन क्या था? चौथा ऑप्शन था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फार्माकोलॉजी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की, केमिस्ट्री, सूटिक्स, कोलॉजी, कोग्नोसी, जूरिस्प्रूडेंस। ये अगर आप 5 सब्जेक्ट पढ़ लेते हो ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। जीपैट देखो ओपियोइड रिसेप्टर नहीं है, नॉट, तो म्यू ओपियोइड रिसेप्टर होता है, कापा ओपियोइड रिसेप्टर होता है, डेल्टा होता है, गामा नहीं है, गामा ओपियोइड रिसेप्टर नहीं है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? गामा। अंडरस्टैंड? म्यू क्या करता है? यूफोरिया कंडीशन करने की कॉज करता है, आपको बहुत ही अच्छा फील कराता है, बिल्कुल ओपियोइड रिसेप्टर। देखो यहाँ पे ये ऐसे थोड़ा उल जुल से सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ये आपके बहुत सिलेबस में नहीं होता, लेकिन ऐसे सवाल आपको पूछ लिए जाते हैं। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर आपने वैलिडेशन वगैरह किया होगा एसपीएलसी का, यूवी का, तो आपको पता होगा क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, इसे एक्यूरेसी कहते हैं। और प्रिसीजन किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, बार बार आप निशाना लगा रहे हो, यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, इसके बिल्कुल करीब लग रहा है, तो बार बार अगर एक जैसी रीडिंग आ रही है तो उसको बोलेंगे प्रिसीजन। लेकिन अगर कोई ये वैल्यू है, इसके नियर अबाउट हमारी वैल्यू आ गई, तो उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। लेकिन बार बार अगर रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज
प्रिसीजन। सो यहाँ बार बार नहीं पूछा है कि क्लोजनेस पूछा हुआ है, तो क्लोजनेस वर्ड से हो गया एक्यूरेसी, लेकिन बार बार आए तो प्रिसीजन आंसर होगा इसका। बायस का मतलब कि जो डेटा दिया गया उससे आपका डेटा डिफरेंस आ रहा है। डेविएशन कितना डिफरेंस आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसा पढ़ते हो, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आगा प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड लिक्विड क्रोमैटोग्राफी एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का प्रिंसिपल क्या है, लिक्विड लिक्विड है तो सीधे इसका आंसर होगा पार्टीशन। ये कहां से आपको मैंने क्रोमैटोग्राफी की वीडियो, ये देखिए सब जो वीडियो ये क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ये सब जो मैंने वीडियो बनाई हुई है सब आप देखो। इसका मतलब कि हम लोग बहुत राइट डायरेक्शन में, तो जितना भी चैनल में वीडियो डली हुई है उतना पढ़ के आप चले जाओ तो कम से कम 30-40 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे आराम से, ठीक है। कट ऑफ क्लियर करने भर का लेक्चर डल चुका है आराम से, बाकी थोड़ा सा एफर्ट कर दोगे तो टॉपर लिस्ट में आ जाओगे। बाकी जब तक जीपैट होगा तब तक बहुत सारी वीडियोस डल जाएंगी आपकी। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2021 के लिए, जब बाद में जो लोग देखेंगे तब तक तो बहुत सारा लेक्चर आ चुका होगा, ठीक है। तो क्रोमैटोग्राफी की वीडियो में ये आंसर इसका मिल जाएगा आपको आराम से। द प्रिंसिपल ऑफ गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है, पार्टीशन, अगेन पार्टीशन। तो जो मैंने पहली वीडियो बनाई हुई है क्रोमैटोग्राफी की, उसमें आप अगर उसको स्टॉप करके देखेंगे तो सबका मैंने प्रिंसिपल लिखा हुआ, तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखिए, वो उस वीडियो से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया हुआ है गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। चलिए, हाइड्रेटेड प्रोटॉन इज कॉल्ड हाइड्रोनियम प्रोटॉन। हाइड्रेटेड का मतलब कि वाटर का एडिशन हो गया, तो वाटर का एडिशन हो गया तो हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, सिंपल सी बात है। ग्लोबल सोर्स इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जब स्पेक्ट्रोमेट्री आप पढ़ोगे या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जितने भी पढ़ोगे उनके सोर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंफ्रारेड में कौन सा सोर्स यूज होता है, सिलिकॉन कार्बाइड रॉड यूज होता है, ठीक है। टंगस्टन कहाँ यूज होता है आप बताइए, नाइक्रोम वायर यूज होता है, कहाँ वो होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए अब हम लोग जो आते हैं, जरा एक मिनट, थोड़ा सा लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो मैं इसको चार्जिंग पे लगा लूं, जरा 1 मिनट का समय दीजिए। ओके, सो डी ट्यूबर, ये देखिए किस चीज का सवाल आपका आया है, फार्माकोलॉजी का, ठीक है, फार्माकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट, फार्माकोलॉजी का भी सवाल आ रहा है। डी ट्यूबरकुलोरिन प्रोड्यूसेस स्केलेटन मसल रिलैक्सेशन बाय इनहिबिटिंग, ये क्वेश्चन कहां से आया है, स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट। तो डी ट्यूबरकुलोरिन जो होता है वो निकोटिनिक और स्टाइलकोलिन रिसेप्टर के से एसोसिएटेड काम करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। सो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ गैंग्लियन, गैंग्लियन नहीं काम करता, एनएमजे पे काम करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखिए पूछा कहां से गया सवाल, मिलॉक्सिकैम, ये कहां से सवाल पूछा गया, एनएसएआइड्स, अगेन इट्स अ फार्माकोलॉजी क्वेश्चन, एनएसएआइड्स। Meloxicam belongs to which class of non-steroidal anti-inflammatory drugs? NSAIDs. तो इसमें लिखा हुआ है सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, प्रेफरेंशियल कॉक्स 2, सेलेक्टिव कॉक्स 2, प्रेफरेंशियल कॉक्स 1। सो जो मिलॉक्सिकैम होता है वो आपका होता है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, ठीक है, प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर। ये तो हमने सवाल समझ लिया, लेकिन और भी इससे सवाल कभी पूछा जाए तो आपको पूछना है। अगर पूछ दिया जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, तो उसमें 3 कैटेगरी, सैलिसिलेट जैसे कि एस्पिरिन, कभी कभी तो यही पूछ देता है कि एस्पिरिन इज विच कैटेगरी, सैलिसिलेट्स। आइबुप्रोफेन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, तो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, मिफेनिमिक एसिड डेरिवेटिव्स, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। और दूसरा सवाल कैसे पूछ दिया जाएगा, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स आर सैलिसिलेट्स, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, एंथ्रानिलिक एसिड, तीनों डेरिवेटिव्स है, तो आपको याद रखना है। वही सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, यहां देखो ये ऑप्शन इसका क्या था, प्रेफरेंशियल। सो सेलेक्टिव कॉक्स 2 में कॉक्सिब सारे आते हैं, सेलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पैराकॉक्सिब। तो सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर कौन से होते हैं, सेलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पैराकॉक्सिब, ठीक है। पहले यही सवाल बड़ा पूछा जाता था, लेकिन अब देखो ये ना पूछ के ये पूछ रहे हैं, कहने के मतलब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, थोड़ा घुमा फिरा कर ट्विस्ट कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा क्वेश्चन के आसपास भी देखने की जरूरत है उसकी। पहले हम लोग ये रट के जाते थे, लेकिन अभी ये पूछा जा रहा है, तो रटना नहीं है, ठीक है, उसके आसपास का देखना। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बड़ा जरूरी होता है। चलिए, और वहीं अगर पूछ दिया जाए प्रेफरेंशियल में, तो मिलॉक्सिकैम, निमेसुलाइड, डाइक्लोफिनेक, एसिलोफिनेक, ठीक है, ये सब प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर होते हैं। चलिए, कमिंग ऑन द नेक्स्ट, ये क्लिनिकल ट्रायल से पूछा गया सवाल, ये कहां है, फार्माकोलॉजी का। ट्रायल इज कंडक्टेड ऑन 3000 पेशेंट, बहुत ज्यादा किया जा रहा है, थेरापेटिक कंफर्मेशन के लिए किया जा रहा है,
सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी चेक की जा रही है, वाइडर स्केल पे की जा रही है और एनडीए फाइलिंग हो रही है। तो कौन सा फेज है? ये नहीं है, ये नहीं है। एनडीए फाइलिंग कब करते हो? फेज 3 में करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद फेज 4 में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस हो जाता है, ठीक है। चलिए तो जरा समझते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट, ये कहां का क्वेश्चन है? एल्केलॉइड्स, और एल्केलॉइड्स किसका पार्ट है? फार्माकोग्नोसी। एल्केलॉइड्स, टैनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल, ये सब पढ़ने, इनके टेस्ट पढ़ने हैं, ठीक है। बिस्मथ, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, इसमें देखिए, इसमें बिस्मथ ऑप्शन होता है। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए आयोडाइड होता है, यहाँ भी आयोडाइड है। देखो पिक्रेट तो होगा नहीं, आयोडेट होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन बिस्मथ, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। तो कितना बारीकी सवाल पूछ रहे हैं ये, थोड़ा सा ऑप्शन में। ये डीएनसी एक्ट का क्वेश्चन पूछा गया, डीएनसी एक्ट का क्वेश्चन है और जूरिस्प्रूडेंस से आया, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है जूरिस्प्रूडेंस से, तो समझने की जरूरत है। और सोर्स क्या है? एनकेजन से, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ डीएनसी एक्ट, गुडाखू रब्ड अगेंस्ट ह्यूमन टीथ इज कंसिडर्ड एज, क्या होता है? कॉस्मेटिक्स। इसका ऑप्शन याद रखिए, कॉस्मेटिक्स। और कुछ मैंने इससे एसोसिएटेड ऑप्शन लिख दिए हैं, अगली बार अगर ये क्वेश्चन है तो आपको लिख लेना है। जो ग्राइप वाटर होता है, ग्राइप वाटर मतलब अंगूर वाला जो पानी, ग्राइप वाटर, उसको क्या बोलते हैं? वो भी ड्रग होता है। सैनिटरी पैड, जो फीमेल्स यूज करती है सैनिटरी पैड, दैट इज आल्सो कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रग, ठीक है। वाटर फॉर इंजेक्शन, वो भी ड्रग की तरह है। आईवी सॉल्यूशन, वो भी ड्रग की तरह है, ठीक है। सो सैनिटरी पैड यूज्ड बाय द फीमेल्स, ग्राइप वाटर जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी ड्रग की कैटेगरी में है। डिस्टिल्ड वाटर, जब हम लोग मेडिकेशन को डिसॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उसको बोलेंगे ड्रग के तौर पे यूज हो रहा है। गुडोको जो होता है, नॉर्कोटिक इफेक्ट देखा जाता है, और ह्यूमन टीथ में जो है बिल्कुल इसको रब किया जाता है, लेकिन इसके अलावा ये ज्यादा इफेक्ट शो करने से ज्यादा ये टीथ को साफ करने में काम आता है, इसलिए इसको कॉस्मेटिक्स के अंदर रखा गया है। थोड़ा सा कंफ्लिक्ट था ड्रग और कॉस्मेटिक्स के बीच, लेकिन नार्कोटिक इफेक्ट होने के बावजूद ज्यादा इफेक्ट इसका है कि वाइट करता है ये, ठीक है। ये तो ये सारी चीजें जो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, जूरिस्प्रूडेंस बार बार पूछा जा रहा है। एज पर दी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इफ ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन अ प्रेस्क्राइब मैनर, जब ड्रग को सही लेबल नहीं करते तो उसको बोलते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग। डीएनसी एक्ट की जो वीडियो मैंने जूरिस्प्रूडेंस में डाली हुई है, उसमें इन तीनों की डेफिनेशन मैंने बताई हुई है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए वहां से, ठीक है। तो ये मैं बार बार, देखो जितनी वीडियोस, कहने का मतलब मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूं, आप एक भी वीडियो मत स्किप करिए, क्योंकि हर वीडियो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, उससे कुछ ना कुछ सवाल पूछा जाता है। सो जो डीएनसी एक्ट की मैंने वीडियो बनाई है उसमें इसका जवाब है, बिल्कुल आप जाके कंफर्म भी कर लीजिए, जैसे खोलेंगे वैसे आपको जवाब मिल जाएगा इसका। मिस ब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड कब कहते हैं, स्पूरियस कब किसे कहते हैं, सब स्टैंडर्ड की। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कोई दवा इनसैनिटरी कंडीशन में बनाई जा रही है, अनहाइजेनिक कंडीशन में बनाई जा रही है, तो क्या वो एडल्ट्रेटेड होगी कि स्पूरियस होगी? आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। और नहीं अगर समझ में आए तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, 2 मिनट में आपको समझ में, ठीक है। Schedules to be compiled under Drugs and Cosmetic Act for drugs imported, manufactured, stocked and expedited for sales and distribution. शेड्यूल एल एग्जिस्ट ही नहीं करता है डीएनसी एक्ट में। शेड्यूल एम अभी बताया मैंने, जीएमपी से डील करता है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या होता है? नेम्स ऑफ बुक, ये सब सारी चीजें हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड शेड्यूल हो गया, शेड्यूल्स टू द एक्ट, ठीक है। तो अभी देखो, पहले ये शेड्यूल्स टू द रूल्स पूछा जा रहा था, लेकिन अभी ये शेड्यूल्स टू द एक्ट पूछ रहा है। तो अभी चेंज करने का पैटर्न थोड़ा जीपैड में हो गया, तो शेड्यूल्स टू द एक्ट भी पढ़ना है। एक शेड्यूल्स टू द एक्ट होता है, एक शेड्यूल टू द रूल्स होता है। ये शेड्यूल्स टू द रूल है, LABC, लेकिन ये शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, ये शेड्यूल टू द एक्ट है। तो ये जो सवाल पूछा गया है सेकंड शेड्यूल से पूछा गया। तो आज हमने कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन कर लिए प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों से बिल्कुल शेयर करिए इसको ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोगों के भी हेल्प हो पाए, ठीक है। शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन आती रहे। उसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। फेसबुक पर पेज है हमारा, इंस्टाग्राम पर भी है और ट्विटर पर भी है। यूट्यूब पे वीडियोस डलती रहती हैं डेली बेसिस पे, तो आप देखते रहिए। टेलीग्राम पे आपको अगर ज्वाइन करते हैं आप, कोई पैसे नहीं लग रहा है आपको, केवल बस टेलीग्राम में ज्वाइन करते हो आप, तो आपके पास लिंक भी जाएगी और सारे नोट्स भी शेयर करता हूँ। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं एक एक पेजेस के शेयर करता रहता हूँ, वो भी अपने आप में सवाल हैं, तो उसको डाउनलोड करके रखिए, स्क्रीनशॉट को लेके रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।